तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर। तो एक बार फिर से आपका अपने चैनल मैट्रिक बाई जीतू सर में आपका स्वागत है। तो आज कराएंगे हम एक्सरसाइज 3.1 के ही आगे के क्वेश्चंस और आज इस एक्सरसाइज को कराएंगे इसी वीडियो के अंतर्गत पूरा एंड। पूरा वीडियो देखना है, फुल वीडियो देखना है, जिससे एक भी क्वेश्चंस आपका नहीं छूटेगा। विदाउट आपको देखना है, स्किप करोगे तो क्वेश्चंस आपके निकल जाएंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चंस हमें कैसे करना है, ये कहां से कहां आ गया। तो भाई विदाउट स्किप किए हुए देखना है, तभी आपको वीडियो समझ में आएगी। बट वीडियो की स्टार्ट करने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आपको लाइक, शेयर और कमेंट करना है। चैनल्स पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो आपके लिए लाते आएंगे, खासकर 12th वाले बच्चों के लिए। 10th वाले बच्चों के लिए ऑलरेडी वीडियो पड़े हुए हैं, या आप हमारे न्यू चैनल्स है जीतू सर मैथ वाले पे आप जाकर के देख सकते हैं। वहां पर हमने ऑलरेडी द्विघात समीकरण का चैप्टर पूरा क्लोज फिनिश करा चुके हैं, और सेकेंडली हम समांतर श्रेणी का चैप्टर उसमें करा रहे, पूरा मैथ्स उसमें भी कराया जाएगा। तो भाई विदाउट स्किप किए देखिएगा, मन लगा करके पढ़िएगा। अभी भी अगर आपके पास 5 महीने हैं, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो मैं कहता हूं आप 90 से ऊपर नंबर ले आएंगे। बट पढ़ना ढंग से है। अब कोई भी लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। अगर लापरवाही करोगे तो भाई रिजल्ट आपके सामने आएगा, लापरवाही नहीं करोगे तो रिजल्ट अच्छा रहेगा, और लापरवाही करोगे तो रिजल्ट खराब भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करना है ए बी सी का तीनों का मान आपको फाइंड आउट करना है। ए बी सी और ये है आपका डी, और है ए बी सी डी, यानी चारों का मान आपको फाइंड आउट करना है। ध्यान से देख लीजिएगा, चारों का मान आपको निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, अब इसको सॉल्व करेंगे हम। तो इसमें लिखेंगे दोनों ओर तुलना करने पर क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे। तो तुलना करने पर देखिए a माइनस बी बराबर हो गया, देखिए a माइनस बी की जगह इसमें क्या है माइनस वन, ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरा देखेंगे 2a प्लस सी बराबर हो गया आपका 5, ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड। 2a माइनस बी बराबर 0, जी हो गया आपका समीकरण नंबर थर्ड। और 3c प्लस डी बराबर 13, ये हो गया समीकरण नंबर आपका 4। तो इस तरीके से आपने 4 समीकरण पहले आपको बनाने हैं। 4 समीकरण बनाने के बाद में अब देखिए एक एक करके आप ले लेंगे। देखिए हम लेंगे फर्स्ट और थर्ड समीकरण, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व थर्ड लेने पर। फर्स्ट और थर्ड लेंगे तो a माइनस बी बराबर -1 और 2a माइनस बी बराबर 0। तो देखिए दोनों माइनस सेम है, तो इसलिए किस पे करेंगे हम, घटाने पर। घटाने पर करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ओके, प्लस माइनस कट ऑफ हो गए। ये बचा -2 में से e घटाएंगे, माइनस का e, -1 में से 0 घटाएंगे यानी माइनस का 1, माइनस से इक्वल टू कितना आ गया 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1। तो देखिए अब एक एक करके रख देंगे। ए का मान समीकरण फर्स्ट में रख लीजिएगा, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 है आपका a माइनस बी बराबर -1, तो a की वैल्यू है आपकी 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर हो गया -1, यानी आपका हो गया माइनस का 2। तो b बराबर हो गया आपका, देखिए माइनस से माइनस कट ऑफ हो जाएगा, b बराबर हो गया आपका 2। देखिए a की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब a का मान समीकरण किस में रखेंगे, सेकंड में देखेंगे। a का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, a का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे। सेकंड है आपका 2a प्लस सी, 2a प्लस सी इक्वल टू 5। तो a की वैल्यू है आपकी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो हो गया आपका 2 प्लस सी इक्वल टू 5। तो सी इक्वल टू हो गया आपका 5 माइनस 2, यानी आपका आ गया 3। ये आ गई 3 इसकी सी की वैल्यू, ये होगी अभी
बी की वैल्यू और ये होगी आपकी ए की वैल्यू। अब देखिए ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। अब आपको किसकी और निकालनी है, डी की वैल्यू और निकालनी है। तो डी के लिए हम क्या करेंगे, सी का मान समीकरण फोर्थ में रख देंगे। लिखेंगे सी का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखेंगे। समीकरण 4 है आपका 3c प्लस डी इक्वल टू 13। तो सी की वैल्यू है आपकी 3, लिखेंगे 3 गुणा 3 प्लस डी इक्वल टू 13। तो 9 प्लस डी बराबर 13। तो डी बराबर हो गया आपका 13 माइनस 9, यानी कितना आ गया आपका 4। ये आ गई आपकी डी की वैल्यू। तो समझ में आ गया, इस तरीके से आपको ए बी सी डी चारों के मान आपको निकालने हैं। यानी ए बराबर आ गया आपका 1, बी बराबर हो गया 2 और सी बराबर हो गया 3 और डी बराबर हो गया आपका 4। यानी 1 2 3 4 कंटिन्यूटी में आ गए। एक चीज जाना ना, इन चीजों को करने के लिए आपको दो चर रैखिक समीकरण, आपने हाई स्कूल में पढ़े होंगे एक्स वाई के मान निकालते थे दो चर रैखिक समीकरण यानी टू वेरिएबल इक्वेशंस। तो वो चीजें आपको विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि कोई भी विधि आपको आनी चाहिए। तभी कहते हैं आगे की क्लासेस में आपको जब भी आप आते हैं तो पीछे का आपको आना चाहिए। ये मत सोचिएगा पीछे की क्लास छूटेगी तो आपको कोई उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई हर एक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी जो आप पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ए बी सी डी की मान निकालने हैं। क्लियर हो गया? देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए जिससे आपकी समझ में आ सके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, सभी क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है आपको ए बराबर आई जे एम मल्टीप्लाई एन एक वर्ग आव्यूह है यदि ऑप्शन दिए गए आपको ए बराबर एम लेस देन एन, बी बराबर दिया गया आपको एम इज ग्रेटर देन एन और सी बराबर दिया गया है आपको एम बराबर एन और डी बराबर दिया गया है आपको इनमें से कोई नहीं। ये आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। अब इनमें से चारों में से आपको बताना है कि कौन सा हमारा ऑप्शंस सही है। तो देखिए आप जानते हैं वर्ग आव्यूह का मतलब क्या है, यानी जितनी उसकी रो होगी उतनी ही पंक्ति होगी। जैसे जस्ट लाके आपको अगर एग्जांपल्स के तौर पर दिया जाए तो कोई भी वर्ग आव्यूह होता है यानी 2/2 3/2 3/3 4/4 5/5 6/6, यानी जितनी उसकी रो होंगी उतनी ही उसकी कॉलम्स होंगे। समझ में आ गए? तो यानी ये क्या है आपका रो है, ये कॉलम्स है। ध्यान से देख लेना, रो और कॉलम्स है। यानी इससे ये m की वैल्यू है, ये n की वैल्यू। तो आप इन सभी में देखेंगे m n की वैल्यू क्या है, इक्वल आ रही है। तो यानी m इक्वल n, यानी रो बराबर पंक्ति यानी रो बराबर स्तंभ है, सॉरी। तो आपका पंक्ति बराबर स्तंभ, या इसको लिख सकते हैं रो बराबर है आपका कॉलम। यानी ये दोनों अगर मान बराबर हैं तो समझ लीजिए ये आपका वर्ग आव्यूह है। तो देखिए ये क्या है आपका n इज ग्रेटर देन m है, ठीक है, या m इज लेस देन, और m इज ग्रेटर देन n है और m बराबर n, यानी ये आपका ऑप्शंस
सही है, क्योंकि इसमें रो और कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल है। तो वर्ग आव्यूह में आप भी जानते हैं कि रो और कॉलम दोनों के इक्वल होते हैं, उसी को हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो आपका ऑप्शंस लिख देंगे, विकल्प सी सही है, जिसमें आपको सी का पता ही है कि m बराबर n दिया है, यानी ये विकल्प सी आपका सही है। समझ में आ गया होगा ये वाला सी कैसे करना है, ये आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सीधा सीधा है, बट आपको समझाने के लिए ये चीजें हमने आपको बताई थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है आपको x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूह के निम्नलिखित युग्म समान है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए गए हैं ए, पहले आपको क्वेश्चन दिए गए हैं 3x + 7 और 5 y + 1 और 2 - 3x बराबर 0, y - 2, 8 और 4 ये दिया गया है। अब इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं आपको x बराबर -1/3, y बराबर है आपका 7, b में दिया गया है आपको याद करना संभव नहीं है, और आपको c बराबर दिया गया है y बराबर 7 और x बराबर दिया गया है आपको -2/3 और आपको साथ ही d बराबर भी दिया गया है x बराबर -1/3 और y बराबर -2/3। तो ये आपको क्वेश्चंस दिया गया है। तो इससे हम निकालते हैं पहले x y के मान हमारे कैसे निकलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए पहले हम इनकी तुलना करेंगे, लिखेंगे हम दोनों ओर, देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे, दोनों ओर तुलना करने पर, दोनों तुलना अगर हम करेंगे तो देखिए पहले वाला हो गया 3x + 7 = 0, इसी से निकाल लेते हैं 3x बराबर -7 और x बराबर -7/3, पहला हो गया। दूसरा, अब दूसरे में अगर बात की जाए तो देखिए 5 बराबर y - 2, तो y बराबर हो गया आपका 5 + 2 यानी कितना आ गया आपका 7। अगर दूसरे से बात किया इसी से, देखिए y + 1 = 8, तो y बराबर हो गया आपका 8 - 1 यानी y बराबर हो गया आपका 7। इससे अगर निकाला जाए देखिए तो 2 - 3x बराबर 4, -3x बराबर हो गया 4 - 2 यानी -3x बराबर हो गया 2।
तो x बराबर कितना हो गया -2/3। तो देखिए x बराबर कितना आ रहा था -7/3 और x बराबर आ गया -9/3, यानी x की वैल्यू आपकी क्या थी, सेम आनी चाहिए। आप भी जानते हैं इस चीज को। इसमें दिया गया x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आप के निम्नलिखित युग्म समान है, यानी युग्म आपके समान आना चाहिए। बट आप देखते हैं, देखिए y की वैल्यू तो 7 दोनों से इक्वल निकल आई, बट x की वैल्यू इस युग्म से, देखिए इस युग्म से अलग निकली और इस युग्म से आपकी अलग हो निकली। तो देखिए कभी भी हो एक्स वाई की आप कितना भी क्वेश्चंस को करिएगा घुमा करके, एक्स की वैल्यू जो आप पहले इक्वेशन से निकली दूसरे से भी वही निकली, 3 से भी नहीं। तो अगर दोनों से आपकी इक्वल आ रही है, दोनों तीनों से एक्स की वैल्यू, तो आपका युग्म समान है, वरना युग्म समान नहीं है। यानी अगर एक तरीके से कहा जाए तो एक्स वाई के मानों के लिए आप भी युग्म समान है। तो आप देख सकते हैं इससे युग्म आपके कोई भी समान नहीं आ रहे। देखिए x बराबर -1/3 हो और y बराबर 7 हो, तो देखिए y बराबर 7 तो है बट -1/3 नहीं है। दूसरे में y बराबर 7 है, -2/3 है, बट आपका -7/3 भी है। ठीक है, x के मान 2 है, तो इसलिए हम इसमें बोल सकते हैं कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन बी सही है, यानी ज्ञात करना संभव नहीं है, यानी ऑप्शंस आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। क्यों कि अगर x की वैल्यू सेम होती तो ज्ञात करना संभव होता, वो ऑप्शन सही हो जाता। बट आप देख रहे हैं कि x की वैल्यू 2 निकले हैं मान, तो इसलिए इसका ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। देखिए इसी तरह की छोटी छोटी क्वेश्चंस होते हैं और आप लोग यही चीजें आप इसमें गलतियां करते हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। करने का तरीका ऐसे ही करना है, पहले उसको क्लियर करना है कि उसमें करना क्या है, उसको क्लियर करने के बाद में तब उसको क्वेश्चंस पूछ रहा है, उस क्वेश्चंस को पढ़ना है, रीड करना है, तब उसके बारे में आपको वेरीफाई करना है। ये नहीं है कि x की वैल्यू यहां भी निकल आई 7, देखिए x की वैल्यू 7 दोनों में, तो इन दोनों में आप कंफ्यूज होगी ए या बी, ए या सी, दोनों में से क्यों कि आपकी y की वैल्यू दोनों में सेम है, तो y की वैल्यू एक ही निकली है, तो y की वैल्यू आप देख करके ही लगा दें। नहीं, आपको ये दोनों चीजें भी देखनी है कि x की वैल्यू दोनों की डिफरेंट आ रही है, इससे y की वैल्यू तो सेम आ रही है बट x की वैल्यू डिफरेंट है, तो आपके युग्म क्या है, आपके समान है या नहीं, यानी आपका ज्ञात करना इसका समान संभव नहीं है। अगर x की वैल्यू इक्वल होती तो ज्ञात करना संभव होता, और यही इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका x बराबर -1/3 या y बराबर 7, कोई भी ऑप्शन आपका सही कर सकते थे। बट x की वैल्यू आपकी दोनों जगह अलग अलग निकली है, इसलिए ज्ञात करना संभव नहीं है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर था आपका 9। अब लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 और इस वीडियो का होगा आपका अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है 3/3 यानी 3x3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी, कि कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि जीरो या 1 है। प्रत्येक प्रविष्टि क्या है, 0 या 1 है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बराबर ए में दिया गया है 27, बी में दिया गया है आपको 18, सी में दिया गया है आपको 81
और डी में दिया गया है आपको 512। तो ये आपको बताना है कि इसको कैसे करना है। तो देखिए यहां सॉल्व लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे हम। तो देखिए 3/3 कोटि के अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम 3/3 में अवयवों की संख्या निकालेंगे। किसकी निकालेंगे? अवयवों की संख्या। तो हम लिखेंगे कुल अवयवों की संख्या। तो देखिए अवयव के लिए हम क्या करते हैं, रो का मल्टीप्लाई स्तंभ कॉलम से, यानी पंक्ति गुणा स्तंभ होगा, आपके अवयवों की संख्या निकल जाएगी। यानी आपका होता है रो इंटू कॉलम। रो और कॉलम आपको दिए हैं 3/3, 3 इंटू 3 यानी कितना हो गया आपका 9। यानी टोटल अवयव आपके कितने हो गए 9। अब देखिए आप लिखना है यदि प्रत्येक प्रविष्टि, अगर प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है, अगर प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है तो प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए क्रमचय, आगे पढ़ेंगे क्रमचय कितना होगा आपका 2। क्रमचय यानी कंटिन्यूटी कितना ही होगी आपकी 2। तो इसलिए अवयवों के लिए, इसलिए अवयवों के लिए कुल क्रमचय बराबर 2 की घात। देखिए कितने हैं प्रत्येक अवयव के लिए क्रमचय 2, तो 2 की बात, कुल अवयव आपके कितने निकले थे 9। समझ में आ गए? कुल अवयव आपके कितने निकले थे 9 और कुल क्रमचय कितने थे आपके 2। तो यही चीज आपको पूछे प्रत्येक प्रविष्टि 1 है जिनकी कुल कितनी संख्या होगी अवयवों की। ठीक है, तो कैसे हम निकालें, देखिए तो इसके लिए 2 की पावर, देखिए अवयवों के लिए कुल क्रमचय कितना हो जाएगा 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 आप कर सकते हैं, यानी 2 की पावर 9 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 9 बार करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये होगा आपका 9। इन सब का आप मल्टीप्लाई करिएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, यानी इसका कितना आ गया 512। अब देखिए आप चारों में 512 किस में आ रहा है, ऑप्शंस डी में। समझ में आ गया 512 किस में आ रहा है, ऑप्शंस डी में। तो हमारा विकल्प कौन सा सही है, यानी आपका डी विकल्प सही है, क्योंकि डी बराबर आपका दिया गया है 512। तो आज की वीडियो में हम यहीं पे एंड करेंगे, क्योंकि टोटल आपके क्वेश्चंस थे 10 ही क्वेश्चंस थे, समझ लीजिएगा। और आपकी एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.1 फिनिश हो चुकी है। अब आपके लिए लेके आएंगे, देखिए हम इसमें ज्यादा ऐड नहीं कर रहे क्योंकि नई एक्सरसाइज होगी, न्यू वीडियो होगी, फ्रेश वीडियो फ्रेश एक्सरसाइज, इसी वजह से हम छोटी वीडियो हो जाएगी, बट कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चंस आपके पूरे हो चुके हैं। अब इससे आगे के क्वेश्चंस और आगे की एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। इसके अलावा अगर आप राइटर्स के पढ़ रहे हैं वो अलग है, बट एनसीईआरटी का जो मैथ्स है इस साल का सिलेबस है, हम उसी मैथ्स को आपको करा रहे हैं, अलग मैथ्स नहीं है। आप देखिएगा इतने ही क्वेश्चंस आपके मैथ में मिलेंगे, अलग अलग राइटर्स के अलग अलग हो सकते हैं, बस एनसीईआरटी का जो मैथ्स है उसमें इतने ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ये आपको एक सभी क्वेश्चंस हो गए क्लियर। अब आपको कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को देखना विदाउट स्किप किए हुए, जिससे आपकी समझ में आ सके और हमारी मेहनत भी सफल हो सके। स्किप करके देखोगे तो ना आपकी समझ में आएगी और ना हमारी मेहनत सफल हो पाएगी। समझ में आ गया, यानी दोनों के लिए बेनिफिट्स नहीं है, दोनों के लिए ही
नुकसान है। तो आज की वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।